प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के अंतर्गत मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हुए अध्यापक में वो कौन कौन से गुण हो ताकि बालकों को वो ठीक प्रकार से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का विकास कर सके और शिक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति करवा सके। ऐसे उद्देश्यों को लेकर के हमें माध्यमिक स्तर पर अध्यापक में वो उद्देश्य समाहित करने चाहिए ताकि वो बालकों का सर्वांगीण विकास कर सके। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इससे पहले जो मैं वीडियो लेकर के आपको आया था वो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया और आपने उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा और देखा होगा। मैंने एक एक बिंदुओं को उसमें आपको समझाया था और आपकी समझ में वो आया होगा। आज मैं माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा के उद्देश्य है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। माध्यमिक स्तर दो स्तरों से बना हुआ है, एक है माध्यमिक स्तर और दूसरा है उच्च माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर 9 से 10 कक्षा वाले विद्यार्थी इसमें आते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर में 11 से 12 वाले विद्यार्थी आते हैं, कक्षा 11 और 12 वाले। इससे पहले मैंने जो प्राथमिक स्तर में आपको बताया था उसमें मैंने 1 से 5 में प्राथमिक स्तर पर और 6 से 8 में उच्च प्राथमिक स्तर पर मैंने आपको बताया। कई प्रकार की जो हमारी जो बातें हैं उसके अंतर्गत मैंने ये बातें बताई, उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको बताने की चर्चा की थी। आज मैं उन उद्देश्यों को लेकर के इसलिए चल रहा हूं क्योंकि माध्यमिक स्तर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यापक की इसलिए हो जाती है क्योंकि जब इस एज में बालक आता है और एज में जब बालक प्रवेश करता है या पढ़ता है तो बालक की उम्र बढ़ती हुई चली जाती है। बालक में विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होने लग जाते हैं, किशोर अवस्था की ओर अग्रसर हो जाता है बालक और कई प्रकार के चिंतन मनन एवं कई प्रकार के विचार उनके मन में आने लग जाते हैं। इन सारी चीजों, इन सारी बातों को देखते हुए इस स्तर पर अध्यापक का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व हो जाता है कि बालक को समय समय पर वो निर्देशन और परामर्श दे, गाइडेंस प्रदान करें ताकि बालक शिक्षा से जुड़ा हुआ रहे, अन्य गतिविधियों में संलग्न न हो। इन सारी चीजों पर अध्यापक का एक पूर्ण उत्तरदायित्व होता है कि वो ठीक प्रकार से बालक का विकास करें। अगर हम चर्चा करें कि माध्यमिक स्तर पर हमें किस प्रकार से बालक को मार्गदर्शन देना चाहिए, किस प्रकार से बालक को शिक्षा से जोड़े रखना चाहिए या किस प्रकार से उन्हें सामुदायिक सेवा में या विभिन्न कार्यों में संलग्न करना चाहिए, किस प्रकार से संप्रेषण कौशल उनमें प्रेषित करना चाहिए, किस प्रकार से विभिन्न तकनीकी का ज्ञान उनको देना चाहिए, विभिन्न प्रकार के जो उनका विश्लेषण किस प्रकार से हम करें, किस प्रकार से पाठ्यवस्तु से जोड़े रखें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उन उद्देश्यों में बताते हैं। पहले इन उद्देश्यों को अध्यापकों को प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। अध्यापक इन उद्देश्यों को प्राप्त करें और अध्यापक इन उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करें। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक स्तर में जो उद्देश्य है वो कौन कौन से हैं। तो उन माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों पर हम अगर चर्चा करें तो कई प्रकार के उद्देश्य हमारे सामने आते हैं। उन उद्देश्यों में है पाठ्यक्रम अनुसार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण करना। पाठ्यक्रम के अनुसार विशिष्ट लक्ष्यों का जो निर्धारण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार के जो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमारे जो कई प्रकार के जो हमारे जो
सिद्धांत होते हैं, लक्ष्य होते हैं या ज्ञान होता है जिसके अनुसार हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। हमारे कई प्रकार के ऐसे उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जब हम पाठ्यक्रम किसी बालक को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसके सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उन सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को बताना उनको अति आवश्यक हो जाता है, जैसे ज्ञान, बोध, अवबोध, प्रयोग, कौशल, रुचि। तो ये कई प्रकार के हमारे जो कौशल है, उन कौशलों को बालकों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब ये बालक इन कौशलों को सीख जाता है, सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, तो बालक सामान्य उद्देश्यों से किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जैसे हम सामाजिक लक्ष्य की ओर बढ़ाना चाह रहे, तो सामाजिक लक्ष्य के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। विज्ञान की अगर कोई बात वो जानना चाह रहा है, तो विज्ञान के विशिष्ट लक्ष्यों को वो प्राप्त करे। इस प्रकार से हमें पाठ्यक्रम अनुसार विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारण करना भी अध्यापक में आना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें अध्यापक में नहीं होंगी, तो वो बालकों में ठीक प्रकार से लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें पहले लक्ष्यों का निर्धारण करना, उद्देश्य से लक्ष्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक हो जाता है। हम इस लक्ष्य का निर्धारण करें, अध्यापक में लक्ष्यों का निर्धारण करना आना चाहिए। अगला है पाठ्य विषयों की मौलिक प्रकृति का स्वरूप। पाठ्य विषयों की मौलिक प्रकृति के स्वरूप का अगर हम बात करें, तो पाठ्य विषयों की मौलिक प्रकृति व स्वरूप क्या है। जिस विषय वस्तु को हम छात्रों को देना चाह रहे, जिस विषय वस्तु के विषय में बालकों को बताना चाह रहे हैं, उस विषय की मौलिक प्रकृति का स्वरूप अध्यापक में आना चाहिए कि उसकी जो गहराई जो हमारी जो है, उसकी मूल प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में क्या बताया गया है, उन सारी जानकारियां अध्यापक को, उसकी मौलिक जानकारी उनको होनी चाहिए। उसकी प्रकृति व स्वरूप के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए, तभी बालकों को ठीक प्रकार से विषय का ज्ञान दे सकेगा। इसलिए हमें अध्यापक में इस सारी चीजों के उद्देश्यों की जानकारी हो, तभी हम पाठ्य विषयों की मौलिक प्रकृति जान सकेंगे। जिस विषय को अध्यापक पढ़ा रहा है, उसकी मौलिक प्रकृति को वो जाने, उसकी जो भी उसमें चीज़ें बताई गई है, अन्य जो अंदर जो बातें बताई गई है पाठ में, जो विषय वस्तु हमारी जो है, उस विषय वस्तु गहराई से उसको पढ़ करके इन विषय और प्रकृति को जानना चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए। शिक्षण अधिगम इकाइयों का संयोजन। और शिक्षण अधिगम इकाइयों का संयोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम इकाई, अगर हम कोई पाठ को ठीक प्रकार से बालक को पढ़ाना चाहते हैं या अधिगम देना चाहते हैं, तो हम पाठ को विभिन्न प्रकार की इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए, इकाइयों में बांट लेना चाहिए, तभी उसका हम संयोजन ठीक प्रकार से करेंगे। जब तक हम इकाइयों में उस पाठ को नहीं बांटेंगे, तब तक हम शिक्षण ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे। अगर कोई अध्यापक इस पाठ्य योजना को बना करके ला रहा है, उस पाठ्य योजना को हमने कितनी इकाइयों में विभक्त किया है, उस पाठ्य योजना को, उस पाठ को हमने कितनी इकाइयों में बांटा है, इसलिए उसमें हम पाठ्य योजना बना करके लाए। और पाठ्य योजना उन इकाइयों के माध्यम से अगर बनाएंगे, तो हमें ठीक प्रकार से बालकों का शिक्षा का विकास स्तर अनुकूल होता हुआ चला जाएगा और पाठ को ठीक प्रकार से वो समझ पाएगा। इसलिए अध्यापक में ये उद्देश्य होना अति आवश्यक होता है कि शिक्षण अधिगम में इकाइयों का संयोजन वो करे। जो पाठ है, पूरे पाठ को विभिन्न इकाइयों में वो बांटे और विभिन्न इकाइयों में बांटते हुए उसका संयोजन करें, तभी हम पूर्ण रूप में उस पाठ का विकास कर सकते हैं, उस पाठ को विद्यार्थी को समझा सकते हैं। ये भी बातें इसके अंतर्गत मानी गई है, ये भी चीजें अध्यापक में होनी चाहिए। इसलिए माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में ये बात कही गई है या बताई गई। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता लाने के लिए भी हमें कई प्रकार की बातें आती है कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता हम लाए। कई प्रकार की हम शिक्षा जो हमारी कार्य है, उसमें प्रवीणता लाने के लिए हमें उसका विश्लेषण करने के लिए विधि प्रविधि युक्तियों का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। अध्यापक में जब तक विधि प्रविधि और युक्तियों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो प्रवीणता अपने शिक्षण में नहीं ला सकेगा। इसलिए शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता लाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक सैनिक को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर एक सैनिक को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का ज्ञान आवश्यक है। उसी प्रकार से एक अध्यापक में कक्षा में जाने से पूर्व उसको विधि प्रविधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए,
क्योंकि वो किस प्रकार से अपनी विधि का प्रयोग करते हुए छात्रों को ज्ञान कराए। इसलिए क्योंकि कई प्रकार के छात्र कक्षा में रहते हैं, उन छात्रों का वो विभिन्न प्रकार का विश्लेषण करें और विश्लेषण करने के बाद उसको छांटने के बाद कौन से बच्चे को कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, इन सारी चीज़ों की दक्षता एक अध्यापक में होनी चाहिए। ये प्रवीणता अध्यापक में होनी चाहिए। जब तक ये प्रवीणता अध्यापक में नहीं होगी वो ठीक प्रकार से शिक्षा का कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए विधि प्रविधि युक्तियों का ज्ञान टीचर को होना अति आवश्यक हो जाता है। ऐसे ज्ञान देने के लिए हमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति जरूरी हो जाती है। मीडिया संसाधन के प्रयोग करने में प्रवीणता, और मीडिया संसाधन के प्रयोग करने में प्रवीणता भी अध्यापक में आनी चाहिए। मीडिया का जो संसाधन है उसका प्रयोग करने में भी प्रवीणता अध्यापक में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हम कई प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हम कर सकते हैं। मीडिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के संसाधनों के द्वारा हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उनका शिक्षा का विकास कर सकते हैं। इनकी प्रवीणता, इनके प्रयोग की प्रवीणता भी अध्यापक में होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया आज के युग में मीडिया के बिना कोई कार्य नहीं चल सकता, मीडिया के संसाधनों के बिना कोई कार्य नहीं चल सकता। इसलिए हमें संसाधनों का प्रयोग करते रहना चाहिए। मीडिया के द्वारा अपनी बात को हम दूर दराज तक प्रेषित कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास के द्वारा मीडिया के द्वारा ही हम कर पा रही है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा संसाधन, दो प्रकार की मीडिया के बारे में हमें बताया गया है, जिसमें है एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और एक है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हम चित्र बना करके, विभिन्न प्रकार के मॉडल बना करके, विभिन्न प्रकार के चार्ट बना करके हम ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और दर्शा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के अंतर्गत टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से हम कई प्रकार के हम अपनी बातों को प्रेषित कर सकते हैं, दूर दराज तक बता सकते हैं, शिक्षा का विकास कर सकते हैं। तो ये मीडिया के संसाधनों के द्वारा हमें कई प्रकार की बातें थे, इसके प्रयोग करने की प्रवीणता भी एक अध्यापक में होनी चाहिए। जब तक अध्यापक में ये प्रवीणता नहीं आएगी तब तक ये कार्य नहीं चलेगा। इसलिए ये प्रवीणता की दक्षता भी होना अति आवश्यक हो जाता है। समस्या समाधान की व्यवस्था, और समस्या समाधान की व्यवस्था भी कई प्रकार से होती है। इस समस्या समाधान की व्यवस्था हमारी कक्षा में कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई प्रकार की शैक्षिक समस्याएं आती है, कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं आती है, कई प्रकार से व्यक्तिगत समस्याएं आती है, कई प्रकार से अन्य जो बजट की समस्याएं आती है, कई प्रकार से अन्य जो और भी बच्चे के व्यवहार संबंधी समस्या आती है। इन समस्याओं को कई प्रकार से हम कैसे दूर कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, इन सारे समाधान की जो व्यवस्था है अध्यापक में आनी चाहिए। जब तक अध्यापक में ये समस्याओं की व्यवस्था नहीं होगी, नहीं जानेगा, तब तक हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये भी चीजें उसके अंतर्गत आनी चाहिए, जानना चाहिए, तभी हम समस्याओं का समाधान कर सकते। ये चीजें शिक्षा के उद्देश्य में सीखनी चाहिए कि शैक्षिक समस्याओं को हम कैसे समाधान कर सकते हैं, सामाजिक समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं, विद्यालय की व्यवस्था संबंधी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के उद्देश्यों को हमें समझते हुए समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। उच्च तथा स्वतंत्र अध्यापन हेतु प्रेरित करना, उच्च तथा स्वतंत्र अध्यापन हेतु प्रेरित करने के लिए भी हमें कई प्रकार से हमें अध्यापक को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च डिग्री प्राप्त करवाने के लिए स्वतंत्र अध्यापन हेतु कार्य प्रेरित करना चाहिए, ताकि अध्यापक आगे बढ़ सके और छात्रों के भविष्य को अच्छा बना सके। ऐसी जो योग्यता वो अपनी बढ़ा करके छात्रों को अच्छा ज्ञान दे सके, ऐसी उच्च तथा स्वतंत्र अध्ययन हेतु से प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए और खुद भी प्रेरित होना चाहिए। तो इन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य में यही बताया गया है कि अध्यापक पहले स्वतंत्र रूप से उन अध्यापन चीजों को प्राप्त करें, खुद अपने उच्च अध्ययन वो करें, ठीक प्रकार से पुस्तकालय का सेवन करता रहे, पुस्तकालय में स्वाध्याय करते रहें, पुस्तकालय में पढ़ते रहें और खुद अपने शिक्षा का विकास करें, उच्च अध्ययन करें। उच्च अध्ययन जब तक अध्यापक नहीं करेगा तब तक वो बच्चों का ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाएगा। तो अध्यापकों को भी स्वतंत्र अध्ययन हेतु प्रेरित करना चाहिए, वो स्वयं उसका अध्ययन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो ये भी शिक्षा के उद्देश्यों में बताया गया है कि उच्च अध्ययन स्वतंत्र अध्ययन हेतु प्रेरित किया। कार्य अनुभव शिक्षा व्यवस्था में प्रवीणता, कार्य अनुभव शिक्षण व्यवस्था में प्रवीणता लाने के लिए भी हम कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं कि कार्य अनुभव शिक्षा व्यवस्था में
हमें कार्य अनुभव में कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कार्य दे दिए जाए, ताकि हमारी शिक्षा की व्यवस्था में प्रवीणता है। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो अध्यापकों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए जाए, ताकि वो कार्य अनुभव के अनुसार उस प्रोजेक्टों को पूरा करें और उसकी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से वो प्रवीणता हासिल करें, दक्षता अर्जित करें, ताकि उनको सीख सके और बच्चों को भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सके। ये भी चीजें इसके अंतर्गत आती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का कौशल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का कौशल भी अध्यापक में होना चाहिए, क्योंकि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का कौशल भी अध्यापक में जब तक नहीं होगा तब तक वो विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रयोग के बारे में वो बच्चों को नहीं बता पाए। इसलिए शैक्षिक, आज का युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग के अनुसार ही हमें बालकों को शैक्षिक तकनीकी प्रयोग का ज्ञान देना चाहिए, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देना चाहिए। जब तक हम इसके सारी चीजों को नहीं बताएंगे तब तक हम इन चीजों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। तकनीकी के अंतर्गत आज वैज्ञानिक युग में तकनीकी के माध्यम से हम पाठ का विकास करते हैं। तकनीकी की बात के अनुसार ही हम कई प्रकार से स्लाइड बता करके, कई प्रकार से अपने ऐसे कंप्यूटर के द्वारा ऐसे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट को या वैज्ञानिक जो संरचना को बता सकते हैं। कई प्रकार से हम अन्य कोई भी बात अगर हम तकनीकी से बताना चाहें, उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करें, ये सारा कौशल अध्यापक में आना चाहिए। और जब तक ये कौशल नहीं होगा तब तक बालकों में हम प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं दे सके। इसलिए आज वैज्ञानिक युग में प्रौद्योगिकी का ज्ञान देना अति आवश्यक हो जाता है। अध्यापकों में ये कार्य सीखना अति आवश्यक हो जाता है कि तकनीकों को अध्यापक सीखे। पहले अध्यापक को इन तकनीकों को जानना चाहिए, इन कौशलों को प्राप्त करना चाहिए, फिर विद्यालय में बच्चों को उन कौशलों को बताना चाहिए। ये भी ज्ञान उनमें आना चाहिए, ये भी कार्य उनका होता माना जाता है, ये भी उद्देश्य माना जाता है। संप्रेषण कौशल के प्रयोग में दक्षता, संप्रेषण कौशल प्रयोग में दक्षता के लिए भी हमें कई प्रकार की बातें आती है कि हमें इन कौशलों को, संप्रेषण कौशल का प्रयोग हम किस प्रकार से करें। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है अपनी बात को पहुंचाना, अपनी बात को उन तक स्पष्ट रूप से कहना। संप्रेषण कौशल हमें आना चाहिए। अध्यापक में सबसे ज्यादा संप्रेषण कौशल की दक्षता होनी चाहिए कि अपनी बात को किस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है, किस प्रकार कह सकते, ताकि हमारी बात को लोग ठीक प्रकार से समझ सके। ठीक प्रकार जैसे ही हमने कुछ बोला वो ठीक प्रकार से उसको समझ। ये संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है कि हम अपनी बात को किस कुशलता के साथ, किस दक्षता के साथ हम प्रेषित कर रहे हैं। उन कौशलों का ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए, ताकि इनका प्रयोग हम ठीक प्रकार से कर सके। ऐसे संप्रेषण कौशल के प्रयोग में दक्षता भी अध्यापक में होनी चाहिए। अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में मानी जाती है। जब तक ये दक्षता अध्यापक में नहीं होगी, छात्रों में भी हम इस कौशल का प्रयोग करना नहीं बता सकते। इसलिए हमें संप्रेषण कौशल का ज्ञान भी अति आवश्यक हो जाता है, ताकि हम बच्चों को संप्रेषण कौशल का ज्ञान दे सकें। सामूहिक सेवा कार्य के प्रति योगदान, और सामूहिक सेवा कार्य के प्रति भी हमें योगदान देना चाहिए। आप जानते हैं सामूहिक सेवा कार्य समूह के द्वारा जो किया गया कार्य सामूहिक सेवा कार्य के अंतर्गत आता है। इसके प्रति भी हमें कई प्रकार से योगदान देते रहना चाहिए, कई प्रकार से कार्य करते रहना चाहिए। उस प्रकार के कार्य के अनुसार हम कई प्रकार की सेवाओं के बारे में बता सकते हैं। इसलिए हम समय समय पर सामुदायिक कार्य हमें करते रहना चाहिए। सामुदायिक कार्य से हमें सामाजिक भावनाएं उत्पन्न होती है, बच्चों में सामुदायिक कार्य करने के प्रति ललक उत्पन्न होती है। सामुदायिक कार्य कर सकते, देश की सेवा के प्रति हम कार्य कर सकते, समाज के प्रति कार्य कर सकते, समाज के प्रति योगदान दे सकते, स्कूल के प्रति कार्य कर सकते। ऐसी भावना अध्यापक को विकसित करनी चाहिए, अध्यापक में विकसित करनी चाहिए, ताकि हम विद्यालय में जाकर के इन सामुदायिक सेवाओं के कार्यों के प्रति योगदान दे सके। इस प्रकार के कार्य हमें बच्चों में प्रेषित करें, भावना प्रेषित करें, ताकि वो समाज से जुड़ सके, सामाजिक बातों को जान सके, समाज की गतिविधियों में भाग ले सके, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सके और सामुदायिक सेवा के अंतर्गत कार्य कर सकते। ऐसी भावना अध्यापक में भी प्रेषित करें और बच्चों में भी प्रेषित करें, तभी हम अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक पहले इन सारी चीजों को जाने, उनमें इन सारी चीजों की भावना पैदा हो, ताकि बच्चों में हम इन सारी चीजों को बता सके। ऐसे योगदान की बात भी हमें अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में बताई गई। शैक्षिक व्यावसायिक समस्या के प्रति निर्देशन, शैक्षिक व्यावसायिक
समस्या के प्रति भी हमें निर्देशन प्रदान करना चाहिए। शैक्षिक व्यावसायिक समस्या के प्रति निर्देशन, शिक्षा की भी कई प्रकार की समस्याएं होती है, शैक्षिक समस्या बहुत होती है। अध्यापक की शैक्षिक समस्या, व्यावसायिक समस्या कई प्रकार की होती है, उनको समय समय पर निर्देशन मिलते रहना चाहिए, समय समय पर परामर्श मिलेगा तो अपनी समस्याओं को वो दूर कर सकता है। ऐसे ही बच्चों के लिए भी शैक्षिक समस्याएं कई प्रकार की होती है, विद्यालय की कई प्रकार की समस्या होती है, व्यक्तिगत समस्याएं होती है, तो उनको भी अध्यापक को समय समय पर उनको गाइडेंस देना चाहिए, निर्देशन देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, ताकि समय पर उन समस्याओं को वो दूर कर सके। अब व्यावसायिक समस्या कई प्रकार की होती है कि अध्यापक का कार्य व्यवसाय करना तो होता ही है, लेकिन व्यवसाय की हम वृद्धि किस प्रकार से करें, व्यवसाय में कठिनाई हमारी कौन कौन सी आ रही है, उन कठिनाई को हम दूर किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं, लेकिन इन समस्याओं को हम समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान हम निर्देशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, निर्देशन के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए शैक्षिक व्यावसायिक समस्या के प्रति निर्देशन प्राप्त करना भी अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में माना गया है कि वो उद्देश्यों को प्राप्त करें, उन समस्याओं को वो दूर करें। इसलिए कई प्रकार की हमें इसमें गाइडेंस काउंसलर की जो आवश्यकता होती है, समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, समय समय पर उनको निर्देशन दिया जाता है। उन प्रशिक्षण में वो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को रख सकता है, उनका समाधान कर सकता है। ऐसा निर्देशन उनको द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ताकि इन सारी चीजों को हम सीख सके और कई प्रकार की बातों को जान सके। अब निर्देशन की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के 3 निर्देशनों के बारे में इसमें बताया गया है, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा शिक्षा की समस्याओं को हम देख सकते हैं, व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय की समस्याओं को देख सकते हैं, जो भी हमारा व्यवसाय है, और व्यक्तिगत निर्देशन में जो व्यक्ति की जो भी समस्या है उसमें हम निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में मानी गई है। उन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और निर्देशन को हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। मूल्यों को समृद्ध करने की क्षमता, मूल्यों को बढ़ाने की क्षमता भी हमें उसमें आनी चाहिए, क्योंकि हमें मूल्यों को भी वृद्धि करते रहना चाहिए। ऐसी क्षमता हमें भी अध्यापक में आनी चाहिए कि मूल्यों को किस प्रकार से समृद्ध करें, वृद्धि करें, उन क्षमताओं को कैसे जानें और बढ़ाएं। क्योंकि आदर्श मूल्यों को हमें बढ़ाना चाहिए, बच्चों में आदर्श मूल्य प्रेषित करने चाहिए, अध्यापक में भी आदर्श मूल्य होने चाहिए कि अध्यापक ही सबसे जो आदर्श युक्त जो व्यक्तित्व होता है वो अध्यापक माना जाता है। तो अध्यापक ही गुरु के जो भगवान के जो दूसरा स्थान है वो अध्यापक में माना गया है, इसलिए अध्यापक का स्थान भी बहुत ऊंचा माना गया है। इसलिए उनमें आदर्श मूल्य होने चाहिए, अध्यापक में गुण होने चाहिए, उन गुणों की क्षमता भी अध्यापक में होनी चाहिए, ताकि वो गुणों की बच्चों में वो प्रेषित करे, अच्छे मूल्यों को प्रेषित करे, अच्छे जो मूल्यों को वो आदर्श युक्त मूल्य दे सके, समाज में भी आदर्श मूल्यों की स्थापना कर सके। ऐसे जो मूल्य है उसकी क्षमता का विकास करना भी एक अध्यापक का उत्तरदायित्व हो जाता है। इन शिक्षा के उद्देश्यों में सारी चीजें बात आती है। अगला हम बात करें सर्वांगीण विकास हेतु रुचि एवं कौशल। सर्वांगीण विकास एवं रुचि एवं कौशल के लिए भी हम कई प्रकार की बात कर सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हेतु रुचि एवं कौशल हम प्राप्त करें। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों को हम ऐसे बच्चों की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हम विकास करना चाहते हैं ताकि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, सारी चीजों के सारे पक्षों का उसका विकास हो, सामाजिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष, नैतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, जो भी हमारे बच्चों के जो विकास की दृष्टि से जो भी पक्ष है उनको हम सर्वांगीण विकास की ओर प्रेषित करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान भी हम बच्चों को देना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के विधि प्रविधियों के ज्ञान के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसी कोई रुचि अभिरुचि एवं योग्यता के अनुसार भी हम बच्चों को देना चाहते हैं, ऐसी क्षमताओं के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके बच्चों को बनाना चाहते हैं, किशोर अवस्था में बच्चों को अध्ययन करके बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ये हमारे उसके अंतर्गत आती है। आज हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर का जो बच्चा होता है वो किशोर अवस्था में जो प्रवेश करता है, किशोर अवस्था की अवस्था आप जानते हैं कौन सी अवस्था होती है, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था होती है, जो कि आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि तूफान में संघर्ष की अवस्था जब आती है किशोर अवस्था में, तो कई प्रकार का ध्यान बच्चों में देना हो जाता है। इस स्तर पर बालकों को कई प्रकार का गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, और जब तक इसमें अगर हम गाइडेंस
गाइडेंस नहीं देंगे या परामर्श नहीं देंगे या निर्देशन नहीं देंगे तो बच्चे अपने भविष्य को बिगाड़ सकते हैं और गलत राह पर वो जा सकता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व अध्यापक का हो जाता है कि समय समय पर उसको निर्देशन प्रदान करें, उसको गाइडेंस प्रदान करें। इस अवस्था में माता पिता का भी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि माता पिता अपने बच्चों की समय समय पर देख रेख करते रहे और देख रेख करते हुए उसके निर्देशन में वो सारी चीजें कार्य करें। तो ये सारी व्यवस्था अगर हम बच्चों को इस स्तर पर नहीं देंगे तब तक ये कार्य हमारा नहीं चलेगा। इसलिए अध्यापक शिक्षक के उद्देश्यों में ये बातें बताई गई है कि वो पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बच्चों को इस प्रकार से तैयार करें कि माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति कर सके। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में कई संवेगात्मक जो स्तर है वो बढ़ जाता है, कई प्रकार की उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, कई प्रकार की रुचि वो जागृत करता है, कई प्रकार की इच्छाएं उनमें होती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए अध्यापक अपने उद्देश्यों के अनुसार उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो विभिन्न प्रकार की शिक्षा देकर निर्देशन प्रदान करते हुए अच्छे जो आदर्श मूल्य उनको स्थापित करते हुए या उनकी समस्याओं को दूर करते हुए कई प्रकार का संयोजन करें और संयोजन करते हुए विभिन्न प्रकार के जो उनका समाधान करने की व्यवस्था करें। यही हमारे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में माना गया है और हमने ये जो चीजें एक एक उद्देश्यों को लेकर के आज हम चले हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उन उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझेंगे, क्योंकि मैंने कई प्रकार से आपको उनका प्रकाश डालने का कोशिश की है कि आप किस प्रकार से, जैसे हमने अगर हम समरी की बात करें, समाहित करने की बात करें तो कई प्रकार से हम इसको समाहित कर सकते हैं। एक एक बिंदु में हमने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। पाठ्यक्रम अनुसार विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण करना, कि पाठ्यक्रम के अनुसार हमें विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण करना होता है कि हमें पहले सामान्य लक्ष्य और विशिष्ट लक्ष्यों को जानना अति आवश्यक हो जाता है ताकि हम उसका निर्धारण करते हुए अपने अध्यापन शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और ये भी माध्यमिक स्तर के उद्देश्यों में माना गया है। पाठ्य विषयों की मौलिक प्रकृति के स्वरूप में हम कई प्रकार के उसकी पाठ्य विषय की मौलिक प्रकृति को जाने, कई प्रकार के उसके स्वरूप को जाने, उसकी प्रकृति को जाने, संपूर्ण उसका चित्रण जाने, तभी हम इस प्रकार का मौलिक प्रकृति और पाठ्य विषय को समझ पाएंगे। इसलिए ये भी इसमें बताएं। शिक्षण अधिगम इकाइयों का संयोजन, हमारे पाठ में जो भी इकाई है, जिस पाठ को हम पढ़ाना चाह रहे हैं जिस प्रकार, तो हमें उनमें विभिन्न इकाइयों में उस पाठ को बांट लेना चाहिए। जब तक हम इकाइयों में उस पाठ को नहीं बांटेंगे तब तक वो पाठ का ठीक प्रकार से धीरे धीरे स्तर के अनुसार हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए संपूर्ण पाठ को कई इकाइयों में बांट करके उसको पढ़ाना चाहिए ताकि उसमें ठीक प्रकार के संयोजन कर सके। ये भी बात मैंने आपको बताई। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता लाने के लिए, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता लाने के लिए हमें कई प्रकार के विधि प्रविधि युक्तियों का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है, तब इसमें प्रवीणता ला सकते हैं, दक्षता ला सकते हैं कि अध्यापक में वो प्रवीणता हो, उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसको छांट सकते हैं और छांटने के बाद विभिन्न युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी प्रवीणता इसमें हमें होनी चाहिए। मीडिया संसाधन प्रयोग करने में प्रवीणता और मीडिया के संसाधन में प्रयोग करने की प्रवीणता, मैंने कई प्रकार के आपको बताया कि दो प्रकार की मीडिया की हम अगर बात करें तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। प्रिंट मीडिया में हमें चित्र, चार्ट और जो भी मॉडल वगैरह जो भी अगर हम दिखाना चाहें वो बता सकते हैं, और इसमें संचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें टेलीविजन, रेडियो या जो लैपटॉप या कोई मोबाइल या और कोई संसाधन हो उसके अंदर प्रयोग करने की प्रवीणता भी अध्यापक में होगी। तभी हम माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी शिक्षा का विकास कर सकते हैं, दूर दराज तक उस शिक्षा को पहुंचा सकते हैं, हम भी उससे दूर दराज से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के संसाधनों से हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और हमारी शिक्षा को दूर दराज तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी कार्यों की प्रवीणता भी अध्यापक में होनी चाहिए। जब तक ये प्रवीणता नहीं होगी तब तक हम कार्य नहीं कर पाएंगे। समस्या समाधान की व्यवस्था, और समस्या समाधान की व्यवस्था भी हमें कई प्रकार से होनी चाहिए। समय समय पर जो भी समस्या समाधान शिक्षा की दृष्टि से आती है उन समस्याओं का समाधान की व्यवस्था भी अध्यापक में होनी चाहिए ताकि समय पर उन समस्याओं को हम समाधान कर सके और समाधान करते हुए हम शिक्षा को व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा सके। ये भी कार्य से अंतर्गत आता है। उच्च तथा स्वतंत्र अध्ययन हेतु प्रेरित करना, उच्च तथा स्वतंत्र अध्ययन हेतु प्रेरित करने के लिए अध्यापक को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वो उच्च अध्ययन कर सके और अपने अध्ययन व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, उसके लिए प्रेरित हो सके और अपनी योग्यता को बढ़ा सके। ऐसी बात भी इसके अंतर्गत बताई गई है। माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य में ये भी चीजें बताई। तो एक एक बिंदु को मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा रहा हूँ कि आप धैर्य पूर्वक इस वीडियो को सुन रहे होंगे और देखेंगे।
कार्य अनुभव शिक्षा व्यवस्था में प्रवीणता। कार्य अनुभव शिक्षा व्यवस्था में प्रवीणता के लिए अगर हम देखें तो कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें दे दिए जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के अनुसार हम कार्य करते हैं, उनसे सीखते हैं, कार्य अनुभव सीखते हैं, कई प्रकार की सामग्री हम बनाते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में ये प्रवीणता लाने के लिए बातें बताई गई है, ये भी उद्देश्य में बताया गया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का कौशल और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कौशल के बारे में बताया गया कि आज वैज्ञानिक युग है। आज आप जानते हैं कि इस प्रौद्योगिकी का विकास तीव्र गति से हो रहा है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चल रहा है, इसलिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास, तकनीकी के विकास का प्रयोग भी अध्यापक को होना चाहिए। ऐसे कौशलों का विकास भी अध्यापक को करना चाहिए ताकि आईटी का ज्ञान देते हुए बच्चों में इस प्रकार के कौशलों का विकास वो कर सके। ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी बातें बताई गई है। संप्रेषण कौशल के प्रयोग में दक्षता। संप्रेषण कौशल के प्रयोग में दक्षता के लिए भी बातें बताई गई कि संप्रेषण कौशल जो हमारा होता है, हमारी बात कहने का तरीका, हमारा पाठ पढ़ाने का तरीका, हमारे जो बात को पहुंचाने का तरीका, बच्चे हमारी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, इन सारी चीजों का संप्रेषण हमारा हो पा रहा है नहीं पा रहा है, इन कौशलों का प्रयोग में दक्षता भी अध्यापक में आनी चाहिए। जब तक ये दक्षता अध्यापक में नहीं होगी तब तक वो अध्यापक ठीक प्रकार से उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको सीखना चाहिए कि संप्रेषण कौशल का प्रयोग में दक्षता आना भी अध्यापक का कार्य हो जाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी कार्य हो जाता है। सामुदायिक सेवा कार्य के प्रति योगदान। सामुदायिक सेवा कार्य के प्रति भी योगदान हमें समय समय पर लेना चाहिए। कई प्रकार के सामुदायिक सेवा कार्य हमें करना चाहिए ताकि हमारे योगदान उनको मिल सके और योगदान के अनुसार हम कार्य कर सकें। ऐसे सामुदायिक सेवा समूह में रूप में कार्य हमें करना चाहिए, ऐसे योगदान। शैक्षिक व्यावसायिक समस्या के प्रति निर्देशन और शैक्षिक व्यावसायिक समस्या के प्रति हमें समय समय पर शिक्षा की व्यवस्था में हमें समय समय पर समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन प्राप्त करते रहना चाहिए और मूल्यों को समृद्ध करने की क्षमता भी हमें होनी चाहिए। ये सारी चीजें और अंत में मैंने बताया कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में रुचि एवं कौशल विकसित करने के लिए भी मैंने बात बताई कि बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए रुचि एवं कौशल विकसित हो गए तभी ये होंगे जब माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा में ये सारी चीजें उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, तभी हम बच्चों को इन सारी चीजों को दे सकेंगे। मैंने एक एक बिंदु को आपको स्पष्ट रूप से समझाया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।